कहानी की शुरुआत होती है जिंग हाओ नाम के एक लड़के से जो अपनी छोटी बहन मिनी के साथ अकेला रहता था। उसकी 6 साल की बहन के दिल में छेद था जिस वजह से उसका इलाज चल रहा था। एक दिन मिनी को स्कूल छोड़कर जिंग हाओ उसके डॉक्टर से मिलने पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी की वजह से उसे अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है। असल में जब मिनी छोटी थी तो उसकी माँ भी इसी बीमारी के कारण गुजर गई थी और अब यही बीमारी मिनी को विरासत में मिली है। उनकी माँ के जाने के बाद जिंग हाओ के पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए और अब सारी जिम्मेदारी जिंग हाओ के कंधों पर आ गई। खैर फिर डॉक्टर ने कहा कि जब मिनी 8 साल की हो जाएगी तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। मगर जिंग हाओ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मिनी का ऑपरेशन करवा सके। वो बेचारा तो मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करता था। खैर फिर रात को उसके दोस्त योंग ने उसे फोन करके एक वेयर हाउस में बुलाया। उसने जिंग हाओ को पुराने मोबाइल से भरे डिब्बों का एक पहाड़ दिखाया। उसने कहा कि ये सारा माल एक बिजनेसमैन का है जो अभी जेल में बंद है। अब योंग ने उसे ये सारा माल 1 लाख येन में बेचने का ऑफर दिया। वो जानता था कि जिंग हाओ खराब से खराब फोन भी रिपेयर कर सकता है, इसलिए उसने जिंग हाओ को सलाह दी कि अगर वो इन सारे फोन्स को ठीक करके बेच दे तो वो लाखों का मुनाफा कमा सकता है। अब जिंग हाओ ने उससे 2-4 फोन लिए और घर आकर उनके पार्ट्स चेक किए, मगर उनकी क्वालिटी उस हिसाब की नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी जबरदस्त कारीगरी से सभी फोन्स को ठीक कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि इन फोन्स को ठीक करके बेचने का बिजनेस बनाया जा सकता है, इसलिए उसने सारे फोन खरीदने का फैसला किया। उसने उसी दिन अपनी दुकान को गिरवी रखकर लोन अप्लाई कर दिया। फिर अगले दिन वो रात को अपना ठीक किया हुआ फोन बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेल्स सेंटर में पहुंचा। उसकी कीमत सुनकर उसने सभी फोन्स को बेचने का हिसाब लगाया तो उसे लगभग 9 लाख येन का फायदा हो सकता है। इतने पैसों में तो वो अपनी बहन का इलाज करवा के एक आरामदायक जिंदगी भी बिता पाएगा। जल्द ही उसने सारे फोन्स खरीद लिए और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गया। मगर 2 हफ्तों बाद सरकार ने नया कानून लागू किया जिसके मुताबिक पुराने फोन्स को खरीदना बेचना अब से गैर कानूनी होगा। जब जिंग हाओ को ये खबर मिली तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि अब वो जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने वाला था। उसके पास अब इतने फोन्स का पहाड़ इकट्ठा हो चुका था कि उन्हें देखकर अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इनसे छुटकारा कैसे पाऊं। आखिरकार उसने शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के ऑफिस में जाने का फैसला किया। ये वही कंपनी थी जिनके फोन्स जिंग हाओ ने खरीदे थे। वहाँ उसकी मुलाकात लाई पिंग नाम के एक मैनेजर से हुई। जिंग हाओ ने उसे ऑफर दिया कि वो सभी फोन्स के स्पेयर पार्ट्स निकाल कर उन्हें ठीक कर सकता है और फिर उनकी कंपनी इन पार्ट्स को गरीब देशों में बेच सकती है। उसे यकीन था कि विदेश में इन स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ा धंधा बन सकता है, मगर लाई पिंग ने उसका ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि जिंग हाओ के स्पेयर पार्ट्स क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिंग हाओ ने वादा किया कि वो अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स बनाकर दिखाएगा। आखिरकार लाई पिंग ने कहा कि पहले भाई थोड़े बहुत बना के दिखा, अगर बढ़िया हुए तो कंपनी डील करने को तैयार है। उस दिन से जिंग हाओ जी तोड़ मेहनत के साथ फोन्स में से छोटे छोटे पार्ट्स निकाल कर उन्हें रिपेयर करने में जुट गया। ये काम बेहद पेचीदा था, मगर मेहनत और लगन से जिंग हाओ ने सभी के पार्ट्स निकाल कर बिल्कुल ठीक कर दिए। इसके बाद वो इन्हें लेकर कंपनी के हेडक्वार्टर्स में पहुंचा। कंपनी वालों ने उनका टेस्ट करवाया और आखिरकार जिंग हाओ के पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट में पास रहे। इसके बाद वो दौड़कर लाई पिंग से मिलने गया, लेकिन वो कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर जाओ के साथ था। जिंग हाओ ने उसे क्वालिटी रिपोर्ट दिखाई, मगर लाई पिंग ने कहा कि उसने पार्ट्स खरीदने का कोई वादा किया ही नहीं था। असल में लाई पिंग ने उससे वादा ऐसे ही कर दिया था क्योंकि अंदर ही अंदर उसे भरोसा था कि ये 20 साल का लड़का अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स कहाँ बना पाएगा। खैर फिर जिंग हाओ दौड़कर मिस्टर जाओ के पास गया और उनसे 10 मिनट का समय मांगा ताकि वो उन्हें अपना बिजनेस आइडिया समझा सके। मगर मिस्टर जाओ जल्दी में थे, इसलिए वो उसकी बात बिना सुने अपनी गाड़ी में बैठ गए। तब जिंग हाओ ने अपनी मोटर बाइक पर उनका पीछा किया और काफी खतरनाक रास्तों से बचते बचाते मिस्टर जाओ की ट्रेन तक पहुंच ही गया। उसने फिर से उनसे 10 मिनट का समय मांगा और फिर अपना सारा बिजनेस उन्हें समझाया। तब मिस्टर जाओ ने कहा कि वो पुराने फोन्स खोलकर सारे पार्ट्स थोड़ी ना ठीक कर लेगा, पर जिंग हाओ ने कहा कि सर ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आप ये सोचो कि अगर हो गया तो क्या आप मुझसे डील करोगे। उसकी इस बात पर मिस्टर जाओ ने हामी भर दी, लेकिन मिस्टर जाओ ने यह भी कहा कि अगर वो नाकामयाब रहा तो मिस्टर जाओ फैक्ट्री या वर्कर्स का खर्चा नहीं देंगे। इस काम में सारा खर्चा जिंग हाओ को ही करना होगा और बाद में अगर डील हुई तब उसे इन चीजों के पैसे वापस मिल जाएंगे। मिस्टर जाओ ने उसे कहा कि काम पूरा होने के बाद लाई पिंग से मिलना आकर। आखिरकार उनकी पूरी बात सुनकर जिंग हाओ ट्रेन से उतर गया। ये डील काफी जोखिम भरी थी क्योंकि अगर वो कामयाब रहा तो करोड़पति बनेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तो सारी जिंदगी लोन ही उतारता रहेगा बेचारा। कुछ दिन बाद बैंक वालों ने उसकी दुकान भी जब्त कर ली क्योंकि वो कर्ज का पैसा लौटा नहीं पाया था।
साथ ही उसे गुजारा करने के लिए अपनी बाइक तक बेचनी पड़ी। इसके बाद वो अपने दोस्त टिम से मिला क्योंकि अब उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। काफी मिन्नतों के बाद उसे बड़ी बिल्डिंग्स की खिड़कियों को साफ करने की नौकरी मिल ही गई। फिर अगली सुबह टिम और जिंग हाओ अपनी नई फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढने निकले। जल्द ही उन्हें एक पुराना सा गोडाउन मिला और जिंग हाओ ने उसे 3000 येन देकर किराए पर ले लिया। इसके बाद उसने टिम के साथ मिलकर पूरे गोडाउन की सफाई की ताकि वहां पर फोन्स को ठीक करने का काम शुरू किया जा सके। आखिरकार सारा माल भी गोडाउन में पहुंच गया। अब उन्हें वर्कर्स की जरूरत थी, मगर उनके पास वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसलिए उन्हें किसी ने सलाह दी कि उन्हें रिटायर्ड लोगों को काम पर रखना चाहिए। इसके बाद वो कॉन मॉय नाम की एक लड़की से मिले जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करती थी, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में उसकी सुनने की शक्ति चली गई। तब जिंग हाओ ने उसे काम पर रखा और चिल्ला चिल्ला कर उसे काम सिखाया। अगला वर्कर था जेम्स, जो पहले मैनेजर हुआ करता था, पर एक दिन उसने किसी को पकड़ के पीट दिया जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा। जिंग हाओ ने उसे भी स्पेयर पार्ट्स ठीक करने का काम सिखाया। फिर उनकी अगली मुलाकात हुई हांजी नाम के एक आदमी से, जो पूरा दिन गेम्स खेलकर अपना समय बर्बाद ही करता रहता था। लेकिन अब उसे नौकरी की जरूरत थी क्योंकि अब वो अपनी पसंदीदा औरत से शादी करने वाला था। इसके बाद टिम वृद्धाश्रम से कुछ बुढ़ों को लेकर आया जो जिंग हाओ की मदद करना चाहते थे। हालांकि वो काफी ज्यादा बूढ़े थे, मगर जिंग हाओ को उनकी पूरी जिंदगी के काम के तजुर्बे की बहुत कद्र थी। आखिरकार जिंग हाओ ने कुछ ही दिनों में उन्हें भी तैयार कर दिया और इन्हीं वर्कर्स के साथ मिलकर उसने नाइस व्यू नाम से एक कंपनी बना दी। अब जिंग हाओ दिन भर खिड़कियां साफ करने का काम करता ताकि वो अपना गुजारा कर सके। उधर उसकी बहन मिनी की हालत में अब भी कोई सुधार नहीं था। जिंग हाओ कैसे भी करके उसे खुश रखने की कोशिश करता था। इधर उसकी कंपनी में वर्कर्स दिन रात काम करने लगे और कुछ समय बाद हांजी ने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। सारे वर्कर्स इस खुशी के मौके पर उसके साथ शामिल थे, मगर बाद में जब जिंग हाओ पार्टी से वापस घर लौटा तो उसने देखा कि उसके मकान मालिक ने उसका सारा सामान घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था, क्योंकि उसने पिछले 3 महीने से किराया ही नहीं भरा था। उस रात जिंग हाओ ने टिम के यहाँ रात गुजारी ताकि मिनी चैन की नींद सो सके। फिर अगले कुछ दिनों तक जिंग हाओ और मिनी फैक्ट्री में ही रहे। उसने गत्ते के बक्सों को इकट्ठा करके बिस्तर बनाया, मगर अपनी बीमार बहन को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट रहा था। लेकिन अब तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उसे कैसे भी करके अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने थे, इसलिए उसने दिन भर मेहनत करके खिड़कियां साफ की और फिर रात को बेचारा फोन के स्पेयर पार्ट्स ठीक करता था। मगर अब भी जिंग हाओ की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन बाद गोडाउन के मालिक ने उसे बुलाकर कहा कि हाँ भाई, पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया तुमने। जिंग हाओ ने उससे गिड़गिड़ाते हुए थोड़ी और मोहलत मांगी। उसने बताया कि वो काफी मुश्किल समय से गुजर रहा है, मगर गोदाम के मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसे जल्द से जल्द कैसे भी करके किराया देने को कहा। फिर एक दिन बहुत तेज तूफान आ रहा था और अचानक जिंग हाओ भीगता हुआ लाइपिंग की गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने लाइपिंग से 1 लाख येन की भीख मांगी, क्योंकि उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मगर लाइपिंग ने इनकार कर दिया और कहा कि मिस्टर जाओ ने जिस तरह से डील की है वैसे ही काम होगा, ठीक है। और उसकी ये हालत देखकर तो मिस्टर जाओ भी उससे मिलना नहीं चाहेंगे। ये सुनकर जिंग हाओ का दिल टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके कानों में अपनी माँ से किया हुआ आखिरी वादा गूंज रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मिनी का ख्याल रखेगा। अगली सुबह उसे गोदाम के मालिक ने कहा कि 3 दिन के अंदर गोदाम खाली कर देना। अब तो जिंग हाओ पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और उसे ये बुरी खबर अपने वर्कर्स को भी देनी थी। अगले 2 हफ्तों में काम पूरा होने ही वाला था, मगर उसके पास काम जारी रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। आखिरकार जिंग हाओ ने हार मान ली, मगर तभी उसके वर्कर्स ने कहा कि वो अपना अपना काम घर से करने को तैयार हैं। वो जिंग हाओ को इस मुसीबत से अकेले गुजरने नहीं दे सकते, क्योंकि अब वो सभी एक परिवार थे और परिवार में किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद सभी वर्कर्स ने अपने घरों से काम किया और इधर जिंग हाओ ने भी दिन रात मेहनत की। एक रात मिनी ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो जानती थी कि जिंग हाओ इतनी मेहनत उसी के लिए कर रहा है। आखिरकार डिलीवरी का दिन आ गया और उन्होंने जो स्पेयर पार्ट्स ठीक किए थे वो सब टेस्टिंग के लिए चले गए। कुछ समय बाद जिंग हाओ और उसके साथियों को कंपनी ऑफिस में मिस्टर जाओ से मिलने बुलाया गया। मिस्टर जाओ ने जिंग हाओ की मेहनत की तारीफ की और कहा कि टेस्ट में उनके स्पेयर पार्ट्स 87% क्वालिटी से पास हो गए हैं। उसके काम से खुश होकर मिस्टर जाओ ने जिंग हाओ को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया, जिसके बदले में उसे 50 लाख येन मिलेंगे। आखिरकार जिंग हाओ की जी तोड़ मेहनत रंग लाई। डील पक्की होने के बाद जिंग हाओ और उसके साथियों ने नाच गाकर खुशी मनाई और बाद में उसने मिनी का इलाज भी करवाया। इसके 6 साल बाद हम देखते हैं कि जिंग की कंपनी नाइस व्यू ने तो नई ऊंचाइयों को छू लिया था
और जिंग हाओ अब करोड़पति बन चुका था। इसके साथ ही उसके सभी साथी जिन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ दिया वो भी अमीर हो गए। लेकिन जिन लोगों ने उसकी बुरे वक्त में मदद की थी उसने उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। उसने उन्हें भी अमीर बना दिया था और अब वो सब भी अच्छे खासे अमीर हो गए थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।